जय भीम, सलाम। इस देश में बहुत पहले से ज़मीन और जंगल की लड़ाई चल रही है। जी। मंजुला प्रदीप है, मैं गुजरात से हूँ और एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ। मंजुला प्रदीप है, मैं गुजरात से हूँ और एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ। आजकल महिलाएं अगर उनके साथ शोषण होता है तो वो बताना नहीं चाहती अपने परिवार को, और वो बताने से क्यों घबराती है? कारण क्या है? देखिए, घबराना वो महिला के लिए इतना लाजमी हो जाता है क्योंकि पितृसत्तक समाज में हम जी रहे हैं, जहाँ पर जाति व्यवस्था भी उतनी ही स्ट्रांग है। तो जिस लड़की को घर में माहौल ना मिला हो और जिस लड़की को बोलने का मौका ना मिला हो और उसके साथ अगर यौनिक हिंसा हो जाती है तो वो लड़की डर जाती है, और जब वो डर जाती है तो वो ऐसा मौका भी ढूंढती है कि शायद परिवार में किसी को वो बताए। लेकिन परिवार में इस तरह का माहौल नहीं होता और जाति व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, खास करके जब हम दलित महिलाओं की बात करते हैं, तो उस स्थिति में जो वो लड़की है वो दब जाती है और वो नहीं बताती। देखिए, बलात्कार पहले नहीं होता, पहले छेड़खानी होती है। फिर हाथरस की घटना को भी आप ले लो कि पहले छेड़खानी हुई, उसने अपने माँ बाप को बताया भी, उन्होंने कहा बेटा तेरी शादी करनी है, अगर हम इसको पुलिस में दर्ज करेंगे FIR तो तेरे से शादी कौन करेगा, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। तो मुझे लगता है कि शायद एक स्पेस हमें देना चाहिए लड़कियों को और औरतों को, जो लोग अपनी बात रख सके कि हाँ मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो गलत हो रही है और जिसके लिए हमें लड़ना चाहिए। कहीं जाति समझ के नहीं कि मैं इस जाति से हूँ, मुझे वहाँ पे जाऊँगा और मेरा केस इस तरह का नहीं लिया जाएगा, फरमान नहीं सुना जाएगा, कहीं इस तरह की मोमेंट भी उसके सामने फेस होता होगा? फेस होता है क्या? होता है, क्योंकि जिस तरह का लीगल सिस्टम है या पुलिस की जो पूरी भूमिका है खास गंभीर घटनाओं में, तो वहाँ पे देखा जाता है कि पुलिस की निष्क्रियता है और पुलिस जो है उसके ऊपर जो दबंग जाती है, उसके जो अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनका प्रभाव रहता है। तो ज़्यादातर जब भी वो पुलिस स्टेशन जाती है तो वो माहौल ही नहीं होता कि वो लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और ज़्यादातर पुलिस स्टेशन में आदमी होते हैं, जो SHO होते हैं सब, तो वहाँ पे वो लड़की को लगता है, औरत को लगता है कि मैं जिस पुरुष ने मेरे साथ रेप किया और मैं वापस अपनी जो FIR है वो एक पुरुष को कैसे लिखाऊंगी जिसमें मुझे वर्णन करना पड़ता है कि मेरे साथ किस तरह से बलात्कार किया गया है। इसीलिए वो औरत झिझकती है और उसको डर भी लगता है कि पुलिस में किस तरह की स्थिति होगी, और ऐसे भी कुछ घटनाएं हुए हैं जहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है उसने भी औरतों का या लड़कियों का बलात्कार किया है। जय भीम, सलाम। आज जो ये मीटिंग आप देख रहे हो नवज्योति निकेतन में, ये सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर है जो 13 राज्यों में स्टडी हुई थी टाटा टी से मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, और मुद्दा है कि दलित महिलाओं के ऊपर जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो नॉट ओनली बिहार, जो बिहार के अन्य राज्य हैं, वो हरियाणा है या गुजरात है या राजस्थान है, तो कोई भी राज्य अलग नहीं है, सब जगह दलितों की और दलित महिलाओं की जो कंडीशन है वो एकदम एक जैसी ही है। तो यहाँ पे मुद्दा यही है कि जो इतने वीमेन एट्रोसिटी केसेस बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से स्टेट लेवल पे हम प्लान आउट कर सकते हैं कि कोर्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को न्याय मिल सके, SC/ST एक्ट के जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ सके, और SC/ST एक्ट के जो सेक्शंस है वो सही से इम्प्लीमेंट हो, ग्रास रूट पे वो सही दिखे, चार्जशीट टाइमली जाए, फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। तो आज जो ये डिस्कशन था वही था, और इसमें आप अगर देखे होंगे तो SC/ST जो वेलफेयर हैं उसके मंत्री संतोष सुमन मांझी जो मंत्री हैं वो भी आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है कि वो किस तरह से हमारे जो बिहार लीगल नेटवर्क है या हमारे साथ जो मिलके संस्थाओं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, NCWL है, इक्वलिटी नाउ है, DHRD नेट है, कि वो इन तरह के मूवमेंट को किस तरह से बिहार में मदद करेंगे और सरकार तक अपनी बात को अभी ईजिली हम लोग संतोष जी के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो आज का जो मीटिंग है वो काफ़ी सक्सेस से बोल सकते हैं। 80 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें हमारे अधिवक्तागण वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के और अन्य ज़िलों के, जहाँ पे सीवर हो गया, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, गया, दरभंगा, वैशाली, तो काफ़ी ज़िलों से हमारे अधिवक्ता आए हैं, NGO से आई हैं जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, राइट बेस्ड काम करते हैं। बिहार में महिलाओं पे शोषण जो अभी अब देख चुके हैं कि अब कुछ दिन पहले जंदाहा वाली घटना थी, और आपका वैशाली में जो घटना महिलाओं के ऊपर हुआ,
और बहुत सारी महिलाओं के जो अब दलित महिलाओं, खास करके दलित महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट का क्या फरमान होता है, क्योंकि आप एक लॉयर हैं। कोर्ट का फरमान आना बहुत बाद की बात है। सबसे पहले तो कि हमारा जो केस है, जो एक इंसिडेंट हुआ, उसको सबसे पहले कैसे रजिस्टर्ड करना है, उसमें प्रॉपर सेक्शंस कैसे थाना लगाता है वो देखने की ज़रूरत है। अगर हमारे सेक्शंस प्रॉपर तरीके से लगाए जाएं, सही से इन्वेस्टिगेशन हो, जब कोर्ट में केस जाएगा फिर कोर्ट की अलग एक प्रोसीडिंग है। रही कंपनसेशन की बात जो आप बोल रहे हैं, तो उसका एक प्रोसेस है, क्योंकि वो अंडर एक्ट में ही दिया होता है कि अगर आपके साथ कोई हिंसा होती है, आप पे 50% आपको एफआईआर करने के बाद मिलेगा, 50% आप 25% आपको चार्जशीट के बाद, 100% आफ्टर जजमेंट। काफी दिन हो गए मैम, हाथरस वाली जैसी घटना हो गई, बिल्कुल, काफी दिन हो गए, उनके बाद चार्जशीट, इतना दिन के बाद चार्जशीट होना, और ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिसपे तत्काल सरकार उनको दलित मूवमेंट से अलग अदर किसी कास्ट रीजन पे होता है इस तरह की शोषण, तो उनको जाके जस्ट तुरंत मतलब उनको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या, कोर्ट को आदेश देना होगा सरकार अब मुआवजा दे। बिल्कुल, मतलब आप एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन एडवोकेसी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का एडवोकेसी हो, और जो अंडर एक्ट और रिहेबिलिटेशन, मुआवजा, कंपनसेशन की जो हम बात करें वो डीएम के अंडर आता है। अगर आप डीएम को बोलेंगे, अभी कोर्ट बोले, सरकार बोले, अगर डीएम चाह लेगा तो मुआवजा आपको उसी तरह से अपने सर्वाइवर को आप दिलवा सकते हैं, मिल सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना भी चाहिए। हम लोगों का जो मेन काम है वो दो तरह के तरीके से है। एडवोकेसी लेवल पे किस तरह से एडवोकेसी करना, उसका कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो जाए। दूसरा, कोर्ट के अंदर लिटिगेशन देना, प्रोवाइड टू फ्री लीगल एड, कि उसको आप फ्री लीगल एड देके एक्सेस टू जस्टिस तक, न्याय तक कैसे उसको पहुंचा रहे हैं। फिर वहाँ पे आपको स्पीडी ट्रायल देना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजना है, आपके स्पेशल कोर्ट्स हैं वो कैसे एक्टिव होंगे, वो आपका अगर सच में फरमान आए हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, क्योंकि वो एक प्रोसीडिंग है, उसके ऊपर कोई हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। देखिए, इस देश में बहुत पहले से ज़मीन और जंगल की लड़ाई चल रही है, और ये ज़मीन और जंगल पे कहीं ना कहीं राइट जो आदिवासियों का राइट बनता है उस पर है, और ये आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे हैं मतलब है। तो उनके जो ज़मीन और जंगल है उन पे जो बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट है, जो इंडस्ट्रीज, उनकी नज़रें मतलब है आकर के, और ये कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं सरकार से साथ मिले हुए, सरकार उनकी कहीं ना कहीं उसके साथ फेवर कर रही है, और गरीबों को, आदिवासियों को, एससी को ज़मीन और जंगल छीन रहे जा करके। तो उनके, मैं समझता हूँ उनके राइट को लेकर जो हिमांशु कुमार ने जो किया मतलब है, एक बहुत लंबा लड़ाई उन्होंने लड़ा मतलब है। तो उनसे मतलब जो सरकार के साथ जो खड़ी, जो ताकतें आज खड़ी मतलब है, उनको इनसे खतरा हो रहा था मतलब है, उनको दबाने के लिए सारा खेल खेला गया मतलब है। और जहाँ तक हो सकता, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि देश में जो आज को जो संवैधानिक संस्था है, कोर्ट हो गया, चुनाव आयोग हो गया, जो कमीशन वगैरह, सब एक अपंग बन चुका मतलब है। उनका जो एक जो जिम्मेदारी वाला जो दायित्व है वो अपना ईमानदारी से निभा नहीं रहा मतलब, जिसका नतीजा कि हिमांशु कुमार ने जो आवाज़ उठाया आदिवासी हित के लिए, दलितों के लिए, क्या उनका समर्थन आप करते हैं? मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ उनके साथ।